हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पे। और आज हम अपने प्रश्न उत्तर सीरीज के नए प्रश्न के साथ आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बारे में। लेकिन क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं इसको देखने का प्रयास करते हैं। आप लोगों के सामने प्रश्न है और प्रश्न में लिखा है कि जहां पे अधिकार है वहां उपचार भी है, यानी अधिकारों के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन अधिकारों के उपचार पे भी बात की गई है कि यदि अधिकारों का उल्लंघन होता है तो किस तरीके से इनका उपचार किया जाएगा और लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित रखने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। यानी जहां अधिकार है वहां उपचार भी है। इस संदर्भ में यथोचित उदाहरणों के साथ भारत में रिटों की प्रकृति और महत्व की चर्चा कीजिए। यानी यहां पे हमें सबसे पहले भूमिका में बताना होगा कि भाई आर्टिकल 32 और 226 के तहत रिटों की बात की गई है और ये रिटें क्या हैं? ये बेसिकली अधिकारों के उपचार की व्यवस्था करती हैं। यदि सरकार या राज्य के द्वारा लोगों के अधिकारों के संदर्भ में नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो इन रिटों के माध्यम से हम लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त रखने का काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी भूमिका में हमें बताना पड़ेगा और साथ ही इन रिटों की प्रकृति यानी इनका नेचर क्या है, इनके नेचर पे अलग बात करनी पड़ेगी और इनका इंपॉर्टेंस यानी महत्व क्या है, तब जाके हमारा आंसर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, भूमिका में हम सीधा सीधा बता देंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मूल अधिकारों के प्रवर्तन यानी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार के अधिकार का उपबंध किया गया है। और ये संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ये लोगों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का आधार है। और इसीलिए BR अंबेडकर जी ने इस आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को विशेष तौर पे अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आत्मा और हृदय इसलिए कहा था कि केवल मौलिक अधिकार देने से काम नहीं चलेगा, जब तक हम मौलिक अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक मौलिक अधिकार किसी काम के नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 32 को इन्होंने आत्मा और हृदय कहा था। और इसी तौर पे सीधा अब हम आ जाएंगे कि इन आर्टिकल्स के तहत रिट मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए अनेक प्रकार की रिट मतलब 5 प्रकार की रिट्स जारी की जाती हैं और रिटों के प्रकार ये हैं। यानी अब हम सीधा पार्ट हमने यहाँ पे बता दिया, जहां अधिकार है उपचार भी है। इस भूमिका के अलावा जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बोला था ना, उपचार के कुछ बिंदु वो आपको बताने पड़ेंगे कि केवल अधिकारों से ही काम नहीं चलेगा, केवल अधिकारों से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें उनके उपचार को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। और इस बात को हमारे संविधान निर्माता भी भली भांति समझते थे और उन्होंने अधिकारों के साथ साथ बेसिकली उपचार को भी संविधान में उल्लिखित किया और बकायदा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को विशेष तौर पे शक्तियां दी, ठीक है। तो ये भूमिका हो गई। उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे कि 5 प्रकार के रिट्स हैं। तो सबसे पहले रिटों की प्रकृति, तो एक एक करके हमें संक्षिप्त में इन रिट्स के बारे में बता देना होगा। प्रकृति का मतलब क्या है, नेचर क्या है इन रिटों का। तो 5 प्रकार की रिट है ना। इन रिटों को संक्षेप में हम बताएंगे। जैसे सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, सशरीर प्रस्तुत करना। यानी इस रिट को कब बेसिकली प्रयोग किया जाता है, जब गैर कानूनी और अवैध तरीके से किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाए, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, तो इस कंडीशन में जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है ये प्रयोग की जाती है। और ये रिट विशेष तौर पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के साधन के तौर पे प्रयोग की जाती है। तो इसको आप ना एक ग्राफ में भी बता सकते हो, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लिख के और सीधा जैसे इसका अर्थ, तो अर्थ हो गया सशरीर प्रस्तुत करना, है ना। और इसके प्रयोग बता सकते हो कि इसे कब प्रयोग किया जा सकता है, किन संदर्भों में इसको प्रयोग किया जा सकता है, और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार है। तो कुछ ग्राफ में आप बता सकते हो जिससे आपका आंसर थोड़ा
अट्रैक्टिव भी लिखेगा। यहाँ पीपीटी में थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है बनाना। दूसरा, इसको आप और विस्तृत तरीके से लिख भी सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल संक्षिप्त में निकल जाना, क्योंकि हमें पांचों रिट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। ठीक है, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसे किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से भी दायर किया जा सकता है। भाई जो व्यक्ति निरुद्ध हुआ है उसकी तरफ से किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से भी दायर किया जा सकता है, और इसे सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी प्राधिकरणों के संदर्भ में भी जारी किया जा सकता है। दूसरी रिट है उत्प्रेक्षण रिट। इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना, यानी यह अधीनस्थ प्राधिकरणों द्वारा अनुचित रूप से न्यायिक या अर्ध न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किए गए निर्णय के विरुद्ध जारी की जाती है। यानी जो न्यायिक और अर्ध न्यायिक शक्तियों का प्रयोग यदि किसी प्राधिकरण ने अनुचित रूप से किया है तो उसको रोकने के लिए, उस निर्णय के विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए, उदाहरण की कोई जरूरत नहीं है, अभी आप बस इतना याद रखिए कि उत्प्रेक्षण रिट ये होती है। अगर आपको इन रिटों के बारे में डिटेल से समझना है तो आपको स्टडी IQIS हिंदी पे ही ये सारे रिट्स डिटेल में मिल जाएंगी। इसके साथ अगली रिट होती है प्रतिषेध रिट। और प्रतिषेध रिट, यह रिट न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकरण को कार्यवाही जारी रखने से रोकने के लिए की जाती है। यानी जब किसी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में कोई मामला नहीं आता और वो प्राधिकरण उस पर कार्यवाही करता है, तो ऐसे में इस प्रतिषेध रिट का प्रयोग उस कार्यवाही से उस प्राधिकरण को रोकने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा। और ये एक निवारक प्रकृति की असाधारण विशेषाधिकार रिट है, यानी निवारक प्रकृति की है ये, रोकना इसका उद्देश्य होता है। और कब रोकेगा? इस रिट के माध्यम से कोर्ट उस प्राधिकरण को, जब वो प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम कर रहा होगा। ठीक है, तो हम बेसिकली इनको डिफाइन कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमें इनकी प्रकृति बतानी है। उसके बाद है परमादेश। ये बेसिकली एक न्यायिक उपचार है और इसे किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा किसी सरकारी इकाई, किसी न्यायालय या लोक सेवक प्राधिकरण को ऐसे विशिष्ट कार्य करने या रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है जिसे करने के लिए वह कानून के तहत बाध्यकारी है। मान लीजिए यदि कोई प्राधिकरण अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, भाई कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए वो बाध्यकारी है ना, तो इस परमादेश रिट का प्रयोग किया जाता है ताकि वो व्यक्ति, वो इकाई, वो न्यायालय या वो प्राधिकरण अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। ठीक है, तो परमादेश रिट हो गई। और सबसे लास्ट रिट है अधिकार पृच्छा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस प्राधिकार के द्वारा, यानी ये रिट उस व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जो बिना किसी नियुक्ति की योग्यता के किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण करता है ना, बिना योग्यता के सार्वजनिक पद ग्रहण कर लिया, तो अधिकार पृच्छा कि किस अधिकार से आप इस पद पे हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बेसिकली यहाँ पे मेरा उद्देश्य आप लोगों को रिट पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डील कराना है। अगर आर्टिकल 32 आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आपको शायद ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको आर्टिकल 32 को एक बार समझना पड़ेगा, तब आप जाके इस क्वेश्चन को एक बार डील करिएगा। ठीक है, तो आप आर्टिकल 32 को सबसे पहले समझना। जिसको आता है वो बिल्कुल सीधा सीधा देख सकता है कि भाई हमने भूमिका बता दिया, हमने प्रकृति बता दी, और अब हम इसका जो सेकंड पार्ट था इंपॉर्टेंस बताएंगे। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं ये बता दूं 31 अगस्त लास्ट डेट है P2I बैच में एडमिशन लेने की। यदि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से बेसिकली 13 से 14 महीने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, डेली आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, यानी एक अनुशासित तरीके से आप IAS के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप इस बैच में जुड़े। 31 अगस्त से शुरू हो रहा है। ध्यान रखिएगा, एडमिशन लेने के लिए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव, ये मेरा कोड है। LD लाइव कोड के साथ ये कंप्लीट P2I बैच, P2I मतलब क्यों, PT मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन आपको मात्र 29,999 में कराई जाएगी। 2 साल की वैलिडिटी होती है, आप 2 साल तक कितनी भी बार क्लासेस को देख सकते हो, सुन सकते हो, ध्यान रखिएगा। तो LD लाइव कोड याद रखना है, और 31 अगस्त लास्ट डेट है, तो जिसको भी एडमिशन लेना है 31 अगस्त से पहले ले लें। ठीक है, तो अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें बता देना है रिटों का महत्व। तो भाई क्या रिटों का महत्व है? तो रिट मौलिक अधिकारों की रक्षा का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। इनके बिना संविधान का भाग 3 निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि
केवल मौलिक अधिकार देने से काम नहीं चलेगा। जब तक मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित नहीं हो पाएगा, मौलिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो पहला महत्व तो यही है कि ये फंडामेंटल राइट का प्राण है बेसिकली ये रिट। इसके साथ ही आर्टिकल 12 के तहत राज्य द्वारा किए जाने वाले अतिक्रमण पर शक्तिशाली नियंत्रण है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा इसलिए दी गई है ताकि हम देख सकें कि ऐसी कोई भी इकाई जो राज्य की परिभाषा में आती है वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ना कर सके। यदि राज्य फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो इन रिट्स के माध्यम से फंडामेंटल राइट को सुनिश्चित किया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 12 के तहत राज्य द्वारा किए जाने वाले अतिक्रमण को भी रोकने का काम करते हैं आर्टिकल 32 या जो जितनी भी रिट्स है। इसके प्रयोग के माध्यम से न्यायपालिका ने, तीसरा महत्व है कि इन रिट्स का प्रयोग करके न्यायपालिका ने कई अधिकारों को मूल अधिकारों के सहायक अधिकारों के तौर पे परिभाषित किया। मतलब फंडामेंटल राइट्स तो से जैसे आप ध्यान रखिएगा आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार है, लेकिन मेनका गांधीवाद में क्या किया, जीवन के अधिकार ही नहीं बल्कि गरिमा में पूर्ण जीवन जीने के अधिकार को विस्तारित कर दिया। यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके सहायक अधिकारों के तौर पे कई अधिकारों को जोड़ा। जैसे आपने कई सारे सहायक अधिकारों को देखा होगा, जैसे मीडिया प्रेस का अधिकार है तो वो डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स में नहीं लिखा, लेकिन न्यायपालिका के अलग अलग निर्णयों के माध्यम से वो सामने आया। जैसे अब आर्टिकल 19(1)(a) में हम मीडिया की स्वतंत्रता को व्याख्यायित करते हैं। आर्टिकल 21 में दुनिया भर के अधिकार है, तो वो व्याख्यायित होके आए हैं, जिसके पीछे इन रिटों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ ही ये हमने महत्व देख लिया और अब हम ये बता देंगे कि आर्टिकल 32 के साथ आर्टिकल 226 में इन रिटों की व्यवस्था है। और एक बड़ी विशेषता यह है कि जहां आर्टिकल 32 में केवल फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पे रिट जारी की जा सकती है, वहीं 226 में इसका एक विस्तारित दायरा है। 226 के तहत न केवल फंडामेंटल राइट बल्कि जो अन्य अधिकार है उनके उल्लंघन पे भी रिट जारी की जा सकती है। यानी कहीं ना कहीं जहां आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करता है, वहीं आर्टिकल 226 मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों का भी संरक्षण सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्वेश्चन आंसर। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जहां अधिकार है वहां उपचार है, इसको आपने बेसिकली भूमिका में वो कर लिया, भूमिका में इसको समझा दिया और साथ ही यथोचित उदाहरणों के साथ रिटों की प्रकृति। उदाहरण का मतलब क्या है, ये जो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, परमादेश, अधिकार पृच्छा बता रहे हो, ये एग्जाम्पल ही तो है। तो ये एग्जाम्पल देते हुए आपने रिटों की प्रकृति बता दी और महत्व बता दिया। तो इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो सकता है ना। इसके साथ ही आप इस आंसर को थोड़ा और बेहतरीन बनाने के लिए इसमें ग्राफ्स का, डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे आप रिटों के प्रकार बताओगे ना, तो इस तरीके से 5 रिट्स लिख सकते हो। फिर एक एक रिट को भी ऐसे कि भाई जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, इसका अर्थ है ये, इसके कार्य हैं ये, इसकी शक्तियां हैं ये। ठीक है, उसके बाद आप दूसरी रिट को, जैसे मान लीजिए परमादेश रिट है, तो परमादेश रिट को इस तरीके से एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर है वो थोड़ा यूनिक दिखेगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से, और इस सीरीज को आपको हिट बनाना है। आप लोगों का जोश थोड़ा कम पड़ रहा है और ये स्वाभाविक सी बात मुझे लगती है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली लगातार मेहनत करते हैं, और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं थोड़ा आंखें खोल लो भाई, रेगुलर बेसिस पे क्लास को सुनो। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों का काम है वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। इसके साथ ही कमेंट जरूर कीजिएगा यदि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही है, ताकि मैं इसको कंटिन्यू रखने के लिए प्रोत्साहित हो सकूं। इसके साथ ही चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 31 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, यदि एडमिशन लेना है तो फटाफट ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।